अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूँ मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। पीटीआई की फाइनल कॉल इसी महीने इस्लामाबाद की तरफ मूव करना है। अब उसके बाद धरना होगा, जलसा होगा, इस हवाले से फिलहाल क्लैरिटी नहीं है। तहरीक इंसाफ का अगला लाएमल क्या होगा, प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। उसके बाद 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज कर दी है। मुस्तफा नवाज खोखर साहब हमारे साथ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में होंगे, क्योंकि जब इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है तो अब चैलेंज करने के क्या हासिल उसूल होगा, कितने ऑप्टिमिस्टिक है वो, उनसे बात करेंगे। आखिर में भारत क्रिकेट पर सियासत कर रहा है, बाकी खेलों के लिए टीम्स भेजता है, सिर्फ क्रिकेट के लिए अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजता। प्रोग्राम के हिस्से में आखिरी वाले इस पे भी बात होगी। आगाज करते हैं अफसोसनाक वाकया हुआ आज बलोचिस्तान के अंदर रेलवे स्टेशन पर, और सुबह 8:30 बजे के करीब हमने देखा कि वहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज आई है बड़ी दिल खराश है, जिसमें वहाँ पर सिविलियंस खड़े हैं, कुछ और फौज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी खड़े हैं। वहाँ पर एक धमाका होता है, उसके नतीजे में 27 अफराद शहीद होते हैं, जबकि 60 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं। आज से कुछ दिन पहले हमने देखा कि स्कूल के बाहर भी इसी तरीके से, बच्चियों का स्कूल था, वहाँ पे धमाका हुआ और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे उनकी जानें भी गई हैं। कोई भी जी शऊर इस वाक़े की सपोर्ट नहीं कर सकता है। बीएलए एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और उसके जो आइडियोलॉजिकल सहूलतकार है वो भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। उम्मीद करते हैं कि सैनिटी विल प्रिवेल और हम कहीं ना कहीं इन धमाकों का रास्ता रोक पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आज तहरीक इंसाफ का जलसा स्वाबी के अंदर जो तकारीर हुई उसमें हमने देखा कि कोई टाइमलाइन नहीं दी गई। इस महीने का जिक्र जरूर किया गया, लेकिन क्या होगा, कैसे होगा, मूवमेंट कैसे आगे बढ़ेगी, इसका खाका वाजे नहीं है। पहले तकारीर सुन लेते हैं, फिर रऊफ हसन साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि तहरीक इंसाफ आखिर चाहती क्या है, क्या थी आज तकारीर का लबे लबाब, जरा सुनिए। इमरान खान ने हुक्म दिया है कि नवंबर के महीने में इमरान खान हमें कॉल देने वाला है। इसमें इमरान खान कॉल देगा, वो कॉल ये होगी कि हम जब घरों से निकलेंगे तो अपने घर वालों को बता के निकलेंगे, ये घर हमारी मैयत ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना, तैयारी शुरू कर दो। बोरिया बिस्तर और सर पे एक सफेद चादर, चादर भी है, इज्जत भी है और कफन भी है। खुदा की कसम दास्तां भी ना रहेगी तुम्हारी दास्तानों में। इमरान खान सुन लो, ये तुम्हारी आवाम तुम्हारी फाइनल कॉल की तारीख की इंतजार करेगी। हमारा एहतजाज उसके अहदाफ बड़े वाजे हैं, मगर आपने खान के हुक्म पे तैयार रहना है कि हर वो शख्स जिसकी गुफ्तगू से नफाक की बू आती है, जिसकी गुफ्तगू से तफरीक की खुशबू आती है, वो तुम्हारा मेरा दुश्मन है, वो इमरान खान का दुश्मन है। अस्सलाम वालेकुम रऊफ साहब, ये कुछ शेर आया वैसी सूरत हाल हो गई है। हमेशा कहते हैं पहुंचे, अब हतमी मरहला है, अब आर या पार होगा, अब हम वापस नहीं जाएंगे। आज फिर आपने इस महीने की फिर एक डेट दे दी जिसमें आप तय करेंगे कि डेट देनी है आपने, तो व्हाट्स गोइंग ऑन, अभी क्या मरहला है, क्या हतमी आपका आज फैसला सामने? थैंक यू मारिया, बहुत मेहरबानी आपकी। नहीं, खान साहब ने तारीख देनी है ना, खान साहब ने तारीख देनी है, जिस दिन तारीख देंगे इम्प्लीमेंट हो जाएगी। इस वक्त तो ये प्रिपरेटरी एक, इसको समझ लीजिए कि मोबिलाइजेशन कैंपेन जो है वो शुरू हुई है आज। इसमें बहुत सारे इवेंट्स हैं हमारे जो प्लान्ड हैं, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में, मुल्क के मुख्तलिफ प्रोविंसेस में प्लान्ड हैं, वो होंगे। एक मोबिलाइजेशन जो है वो प्रोसेस हम शुरू कर रहे हैं। उसके बाद खान साहब जब कहेंगे जी कि इस दिन को आपने निकलना है, तो फिर मोबिलाइज करके आप लोग थका तो नहीं अपने लोगों को? इस्लामाबाद आते हैं, गिरफ्तार होते, कोई 1500 के करीब गिरफ्तारियां हैं मैं देख रही हूँ आपकी कारकुनान की। सो फिर इवेंचुअली ये ना हो कि आप मोबिलाइज ही करते रह जाएं, फिर लोग कहें जी तो सीरियस ही नहीं है कोई कॉल देने के लिए। नहीं, ये सीरियस मोबिलाइजेशन है, बहुत सीरियस मोबिलाइजेशन है। और इसमें आप देखेंगे कि आज भी देखा आपने जलसा, खासा इंप्रेसिव जलसा था, बहुत लोग थे, बहुत लोग आए हैं। हालांकि वर्चुअली आपको पता है मोटरवे भी बंद कर दिया उन्होंने, पेशावर हाईवे भी जब बंद कर दिया है, इस्लामाबाद भी वर्चुअली लॉकडाउन है टुडे। आई डोंट अंडरस्टैंड कि 100 किलोमीटर दूर हो रहा है तो इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने की लेकिन साहब पीटीआई जो है ना, जलसे के नंबर्स की मुहताज नहीं है, वो सबको मालूम है, आपके फॉलोअर्स हैं, उसके मैसेजिंग के बारे में। मैसेज आज आपका कदरे जो खान साहब जेल से ट्वीटे कर रहे हैं, जिस तरह शख्सियात के बारे में बात कर रहे हैं, आपकी तकारीर में वो सख्ती नहीं है यहाँ पे। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल ही यू गो बैटशिट क्रेजी, लेकिन फर्क है दोनों की तकारीर के अंदर। जस्ट वही है, अगर नाम नहीं लेते कुछ लीडरान तो वो और बात है। खान साहब ले रहे हैं ना, आप लोग के लीडर नहीं ले रहे, तो कुछ लोग ले भी रहे हैं, लेकिन जस्ट वही है, मैसेज वही है, डायरेक्शन वही है, सारा कुछ वही है। और ये सब कुछ जो है ये अनफर्ल करेगा तो डे खान साहब कहते हैं कि जी इस दिन आप लोगों ने फाइनल जो है आपकी जो कॉल है इस दिन के लिए, उस दिन सब कुछ हो जाएगा। किन अवामिल का इंतजार कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल कोई खास पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, कोई टाइमलाइंस है, उसके बाद ऐलान करेंगे,
किस चीज़ का? एक एफर्ट तो ये है कि जी हम चाह रहे हैं कि कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो भी हमारे साथ मोबिलाइज हों। इस सिलसिले में बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स जो हैं वो इस्टेब्लिश हो चुके हुए हैं। जमात इस्लामी के साथ भी है, GDA के साथ भी है, और भी सिंध की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो इन प्रिंसिपल उनके साथ अंडरस्टैंडिंग एंड एग्रीमेंट हो चुका हुआ है। तो ये आपने असद कैसर की स्टेटमेंट भी सुनी होगी मेरा ख्याल है, तो अनकरीब दिनों के अंदर वो सब चीज़ एक प्लेटफॉर्म के आएंगे। इसके साथ साथ पैरेलल लेवल के ऊपर हमारी JUI के साथ भी बातचीत हो रही है। खान साहब का एक स्पेशल मैसेज भी उनके लिए आया है जो कि उनको डिलीवर किया गया है, और उनके साथ हमारी जो एक कंसल्टेटिव प्रोसेस है वो तो जारी है, और हम इस ताल्लुक और रिश्ते को फर्दर स्ट्रेंथन और ब्रॉडन करना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ भी कोशिश यही है कि वो भी इस एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बने। फिर तीसरे लेवल के ऊपर जमात इस्लामी के साथ भी बात हो रही है। तो एक वजह ये हो सकती है शायद थोड़ी सी कि जी अगर ये लोग भी ऑन बोर्ड आ जाते हैं तो इसमें और मोमेंटम जो है और इंटेंसिटी जो है इस मूवमेंट में वो शामिल हो सकती है। लेकिन अगर नहीं होते तो हमने तो करना ही करना, इसी महीने करना है या इंतजार करेंगे अगले महीने के इन सबको साथ लेके चलेंगे? डिले भी हो सकती है, इसमें पोस्टपोन भी हो सकती है। मेरा नहीं ख्याल कि अब डिले के कोई चांसेस मौजूद हैं। नवंबर का महीना जो है वो हमें बताया गया है कि ये क्रिटिकल मंथ है, और इसी क्यों क्रिटिकल मंथ है स्पेसिफिकली? बहुत लेट हो गया ना, ऑलरेडी 15 से 16 महीने कि नवंबर में ऐसी क्या खास बात है जो दिसंबर में नहीं हो गया? खान साहब को एक गैर आईनी गैर कानूनी जो उनकी नजरबंदी है, और वो अदालतों से आपको पता है कि अब तो वो बिल्कुल ही जो है वो एग्जीक्यूटिव के ताबे हो गई हैं। अगर आपको रिज्म भर भी इंसाफ की तवक्को होती है तो वो भी खत्म हो जानी चाहिए अब, तो वहाँ से तो इंसाफ मिलता नजर नहीं आ रहा। सो अल्टीमेटली तो आपने इसको स्ट्रीट्स के ऊपर एजुटेशन करके ही, पीसफुल एजुटेशन करके ही आपने प्रेशर बिल्ड करना है। तो लाजमी बात है कि ये होगा, और बहुत जल्दी होगा, इसी महीने में होगा। अच्छा, खान साहब की बहनों की मैं आपको स्टेटमेंट सुनाना चाहती हूँ। लीमा साहिबा कहती हैं कि पार्टी की जो कोशिशें हैं वो ठीक वो उस तरह से कोशिश नहीं कर रही, इरादा नहीं है खान साहब को निकालने का। सो बहनें खुश नहीं हैं जिस तरीके से पार्टी इस पूरी मूवमेंट को लेकर चल रही। जरा सुनिए। जो हम बातें सुन रहे हैं इमरान खान निकल रहे हैं, मुझे नहीं समझ आती कि ये आपका ख्याल है जो जुल्म हो रहा है सड़कों पे, ये इमरान खान को निकालने के लिए हो रहा है? इमरान खान को इनका कोई इरादा नहीं निकालने का। ये जो सारा दिन हम सुनते हैं जी कल निकलने हैं, खुशखबरी आ रही है, ये सारा कुछ बंद होना चाहिए। हमारे लोगों को ये डिसइंफॉर्मेशन फीड कर रहे हैं। क्यों आपकी पार्टी के लोग ये क्लेम कर रहे हैं खान साहब इस महीने आ जाएंगे, अगले महीने आ जाएंगे? डिसइंफॉर्मेशन है आपकी पार्टी? नहीं, मैं डिसइंफॉर्मेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा। मेरे लिए बड़ी मोहतरम है, मेरी बहन जैसी है, खान साहब की बहन है, लाजमी बात है। वो भी शदीद मतलब एक उनके लिए बड़ा टॉर्चर का मकाम है कि जी भाई जो है वो अकेला भाई है उनका, वो 16 महीने से कैद में है और बगैर किसी मतलब जुर्म किए हुए उसके बगैर कैद में है। तो मेरी उनसे मुलाकात रहती है, बात होती रहती है। ऑब्वियसली शी इज़ कंसर्न्ड अबाउट इट, लेकिन पार्टी को तो मैनेज करना है उन्हीं लोगों को जिन्होंने उनको खान साहब ने अपॉइंट किया हुआ है एज द पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ द पार्टी। तो आप उनको बता देना कि हम कोशिश कर रहे हैं। उनको तो नहीं लग रहा आप लोग कोशिशें कर रहे हैं? आप लोग कोई कह रहे हैं आज निकल रहे हैं, परसों निकल रहे हैं, अगले महीने निकल रहे हैं, खुशखबरी आ रही है, किस इमा पे कह रहे हैं आप? उनको ब्रीफ किया जाता है इस मसले में, उनको पता होता है कि क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन शायद वो चाहती है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी हो। और मैं उनको ब्लेम नहीं करूँगा, हर बहन जो है वो, और हम वर्कर जो है पार्टी का वर्कर भी देखिए उसके भी ख्याल आते हैं कि जी जल्दी करें, अब करें, डिले क्या है, सारा कुछ है। लेकिन खान साहब की हिदायत का उसका इंतज़ार है। अगर वो कहते हैं कि कल आपने करना है तो कल पार्टी कर देगी। कोई खान साहब की किसी डायरेक्टिव को वायलेट कर ही नहीं सकता। क्वेश्चन डज नॉट। कामरान मुर्तज़ा साहब मुलाकात करने जाएंगे खान साहब से जेल के अंदर? कोई ऐसी तजवीज़ है ज़ेरे गौर? मुझे नहीं पता, लेकिन करे तो बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। खान साहब ने उनको मैसेज भेजा था, मौलाना साहब को एक स्पेशल मैसेज भेजा उन्होंने। उसके जो कंटेंट्स है वो हमें नहीं पता, ना उन्होंने डिस्क्लोज किए हैं। तो कामरान मुर्तज़ा साहब के बारे में हम सुन रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब देखना ये है कि हुकूमत उनको मिलने देती है कि नहीं मिलने देती। कोई जवाब आया? मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक इजाज़त मिली है, अभी तक इजाज़त। तो JUI की तरफ से उस बात का कोई जवाब नहीं आया? नहीं। ठीक है, तो उसके बाद अब तरीक़ेकार क्या है? जब फॉर एग्जांपल जब डेट होगी तो फिर क्या होगा? इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, धरना देंगे? क्योंकि अगर आप KP में जलसे करते तो बेशक जितने मर्जी जलसे करें, वो तो आपकी अपनी गवर्नमेंट है। बात है कि पंजाब के अंदर मोबिलाइजेशन और इस्लामाबाद की तरफ, इन केस आप पहुंच भी जाते हैं इस्लामाबाद की तरफ, फिर क्या होगा? मैं जानना चाहती हूँ कि क्या ये डर के चले जाएंगे घर? इसके खदोखाल जो हैं वो क्लियर होंगे जी, आपको मिल जाएंगे, अभी साथ मिल जाएंगे। मेरा ख्याल उसके ऊपर बहुत सोच विचार हो चुका हुआ, मीटिंग्स भी हुई हैं और बड़ी क्लैरिटी है अब कि आपने करना क्या है। वो जो स्पेसिफिक खदोखाल है वो मेरा ख्याल है कि जी 2014 के जो जिस तरह से जो मूवमेंट थी उस नहज पे हम जा रहे हैं जो 2014 उस तरह से करते क्योंकि हैं। उसके भी नताइज आपके अपने तो नहीं आए थे। उस वक्त तो आप भरपूर ताकत में थे और भरपूर सहूलतकारी भी थी। जो
उस वक्त भी आप वो अपने मर्जी के नताइज हासिल नहीं कर पाए थे? देखिए, जो इस वक्त ताकत है, जो इस वक्त पॉपुलैरिटी है, वो उस वक्त भी नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा है। लेकिन रास्ते में रुकावटें हटा दी जाती थी, आपकी सिर्फ रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, तो ये तो उस वक्त उस रूज में आप अपने नताइज हासिल नहीं कर पाए थे, इस दफ़ा क्या मुख्तलिफ है? सिर्फ वस्तायत के बावजूद मारिया, आपको पता है कि हम डी चौक में पहुँच गए थे, बैठे हुए थे वहाँ, इन हालात में भी हम पहुँचे हैं, और अगर हम उनको रोकना चाहते तो वो रुक जाते वहाँ, लेकिन हमने नहीं रोका, इसलिए कि जी खान साहब की डायरेक्टिव वो नहीं थी। अब खान साहब की जब डायरेक्टिव होगी तो फिर ठीक है, फिर देखा जाएगा, फिर चल सो चल है, फिर उसके बाद क्या होता है उसका तो हम लोगों ने नहीं सोचना, फिर तो वो करना है जो कि वो कहेंगे कि वो किया जाए। इंटरनल पॉलिटिक्स आपकी पार्टी की आपको हर्ट कर रही है? देखें ना, कुछ मैं फुटेजेस दिखा रही हूँ आपको, आपके जो वर्कर्स रिलीज़ हुए डी चौक में एहतजाज के बाद, जब वो गिरफ्तार वर्कर्स वज़ीर आला से मिलने के लिए गए तो फिर उन्होंने शायद उन्हें कुछ थोड़ा सा कोई कॉम्पनसेशन देने की कोशिश की। अगर हम फुटेज दिखा सकें ये स्क्रीन के ऊपर, वर्कर को इज्जत दो के जो नारे लग रहे हैं, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि केपी के अंदर आतिफ खान साहब हैं, गंडापुर साहब हैं। इंटरनल पॉलिटिक्स के आपको हर्ट कर रही कहीं ना कहीं, आपके जो इख्तिलाफात हैं आप उसके? अरे देखिए, इंटरनल डिफरेंसेस हों तो वो लाजमी बात है कि उनका असर तो पड़ता है, ये तो डिनाई नहीं आप कर सकते, लेकिन मैं डिनाई करता हूँ इस चीज़ को कि जी इंटरनल इख्तिलाफात हैं, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। मैं भी आपके साथ बैठा हूँ, मेरा शायद आपके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जी कि मैं आपके साथ सर नैप के नोटिस भेज रहे हैं अगर आप आतिफ खान साहब को, तो इसका मतलब है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से आगे की बात है। सॉर्ट आउट हो जाएगा वो, सब कुछ सॉर्ट आउट। अगर पब्लिक डिस्प्ले में आ गया, इसका मतलब है कि मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो पब्लिक डोमेन में आ गया ना, वो मामला सॉर्ट आउट हो जाएंगे। वो हैं, आदमी बात है कि लोग बैठे हुए बीच में, वो उसको सॉर्ट आउट करवा दूंगी। नहीं, सॉर्ट आउट की बात है, या तो मैल प्रैक्टिस है या तो मिसअप्रोप्रिएशन है, तो नोटिस मिला। उस हिसाब से तो चीफ मिनिस्टर के खिलाफ भी मुकदमे हैं, तो उसका भी मैल प्रैक्टिस नहीं है। क्या उन्होंने कुछ जुर्म किया हुआ? नहीं किया हुआ। तो फिर सॉर्ट आउट कैसे होगा कि या तो जुर्म हुआ है या नहीं हुआ है? और नैब जो है वो जो आउटस्टैंडिंग मुकदमात हैं, अगर उनको आप डिस्पोज ऑफ कर सकें तो मेरा ख्याल है बहुत बेहतर होगा। ये जो लोग हैं जिनके खिलाफ आउटस्टैंडिंग मुकदमात मौजूद हैं, वो कम्प्लीटली बरी हो जाएंगे उससे। तो मेरा ख्याल है कि इसको पॉजिटिवली देखा जा सकता है। बाकी ये कोई ऐसे डिफरेंसेस नहीं है, लेट मी अश्योर यू, कि जिससे कि पार्टी को कोई इम्पैक्ट होगा। वो ठीक है, होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, वो चल जाता है। हम लोग बैठे होते हैं, मीटिंग्स भी कर रहे होते हैं, उसमें भी बहुत सी आरा आती हैं हमारी, 3, 4, 5, 6 डिफरेंट किस्म की आरा आती हैं, लेकिन उसके बाद फैसला हो जाता है और वो इम्प्लीमेंट भी हो जाता है। तो नहीं, आई डोंट थिंक सो कि इतना कोई क्राइसिस है वो। अच्छा, कोई क्राइसिस नहीं। ठीक है, अभी जो आपने एहतजाज करना है उसमें हमने पहले मरतबा देखा जब अली अमीन गंडापुर साहब इस्लामाबाद आए, वो कुछ अरसे के लिए फिर हमें देखा नज़र नहीं आए, और उसके बाद इम्प्रेशन ये दिया गया कि बहुत आसानियाँ हो जाएंगी, वो कुछ ऐसी बातचीत करके आए हैं जिसके बाद से ऐसा हमने देखा। कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स भी थे, बुशरा बीबी साहिबा भी बाहर आ गई, जो दो आप अग्री नहीं करते कि उससे कुछ लिंक है। इस मर्तबा गंडापुर साहब जब आएंगे इस्लामाबाद, तो मतलब किस तरह से वो आपको लगता है कि ये प्ले आउट करेगा, और क्यों हुकूमत उनको आने देगी, और वो किस तरह से यहाँ पे आके दाखिल हो जाएंगे? वो तो रोकने की कोशिश करेंगे ना आपको। हमें इस जोन में तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि हुकूमत हमें आने देगी। हमें इस जोन में भी नहीं रहना चाहिए कि बाकी कोई और जो पावर्स हैं वो हमें आने देंगी। लाजमी बात है, एट द एंड ऑफ द डे तो एक फीलिंग ऑफ कॉन्फ्रंटेशन, एक सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्रंटेशन जो है वो मैं देख रहा हूँ कि बनेगी। अब उसमें जिसके पास पब्लिक सपोर्ट है वो उसको असेंडेंसी हासिल, जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है उसको नहीं होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स तो इस्तेमाल कर रहे हैं पिछले 2-2.25 साल से। क्या बना लिया इन्होंने? क्या पार्टी टूट गई है? हमारे इतना कुछ जुल्म और जबर हुआ है, उसके बावजूद क्या पार्टी टूट गई है? जो इनका मकसद था, आप भरपूर तरीके से जिस तरह का क्राउड ला सकते हैं आप नहीं लेकर आ पा रहे। आ जाएगा, ये भी एक फैक्ट है। क्राउड आएगा, पंजाब में नहीं ला पा रहे। इसीलिए ये सब तैयारी हो रही है। ये जो प्रिपेरेटरी फेज है, ये इसीलिए है कि जी हम हर यूसी लेवल के ऊपर लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं। हर यूसी लेवल के ऊपर इसको कर रहे हैं, पंजाब में, सिंध में, केपी में भी, बलूचिस्तान में, सब जगह। आप देखिए, आप एक जलसा भूल गए हैं, कल कोयटा में क्या हुआ है। अगर ये लोग, कोयटा कल बंद था, लिटरली लॉकडाउन था, उसके बाद इन्होंने, पुलिस ने वहाँ गोलियां भी चलाई हैं, सारा कुछ हुआ। 14-15 लोग हैं वो हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। सवाबी में जलसा 100 किलोमीटर दूर है, इस्लामाबाद लॉकडाउन है, मोटरवेज लॉकडाउन है। तो ये किस चीज़ की कमाजी करती है कि ये खौफ इनके ऊपर तारी है, बहुत ज्यादा ये खौफजदा है। और वो खौफजदा किस चीज से है? वो सिर्फ और सिर्फ अवामी ताकत से चले जाएंगे, खौफजदा होकर चले जाएंगे, वो आपका खौफजदा होकर चले जाएंगे, थर-थर कांपते हुए। खौफ का जो एलिमेंट है वो एक मैटर करता है। मुझे उसकी पॉलिटिकल वो समझ नहीं आ रही ना कि रोड मैप क्या। मैं इसलिए जानना चाह रही हूँ, आप इस्लामाबाद आएंगे, वो सख्त एहतजाज करेंगे, और फिर क्या होगा? मैंने इसका जवाब आपको दिया है कि जी ये इसके जो खदोखाल हैं वो आपके सामने आ जाएंगे वक्त गुजरने के साथ साथ। जब जैसे हमारी ये प्रिपरेशन जो है ये आगे बढ़ेगी, फाइनलाइज होती जाएगी, तो वो खदोखाल जो है वो भी आपके सामने
सामने आते जाएंगे। एहतजाज है, एहतजाज की डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस होती हैं, शायद हम एक तरीका इस्तेमाल करें, शायद हम 10 तरीके इस्तेमाल करें। प्रेशर बिल्ड करना है और क्रम्बल करना है गवर्नमेंट को, वो हमें नजर आ रहा है कि जी अनकरीब ही हो जाएगी। सही, बहुत शुक्रिया। रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे 26वीं तरमीम को चैलेंज कर रहे हैं बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर सियासी चेहरे। मुस्तफा नवाज खोकर हैं, मेंगल साहब हैं। ब्रेक के अगले हिस्से में उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई उनको कितने इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि ये पटिशन उनकी किसी न किसी खातिर खा नतीजे तक पहुँच पाएगी। आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। 26वीं आईनी तरमीम की इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई। हमने देखा सिंध के अंदर करारदाद भी पास कर दी सिंध गवर्नमेंट ने। वफाकी काबीना की जानिब से तौसीक के बाद हमने देखा कि यहाँ पर आईनी बेंच की तश्कील भी हो गई, सुप्रीम कोर्ट की इंडोर्समेंट भी मिल गई। लेकिन इसके खिलाफ फिलहाल दरखास्तों के अंबार हैं, इसको चैलेंज भी कर रहे हैं लोग। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मजमूई तौर पर 8 दरखास्तें दायर हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अख्तर मेंगल, फहमीदा मिर्जा, मोहसिन दावड़, मुस्तफा नवाज खोकर ने भी कल एक मुश्तरका दरखास्त दायर की है। दायर दरखास्तों में 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर करवाने के तरीक़ेकार और तरमीम में अदलिया की आज़ादी को सल्ब करने पर सवाल उठाते हुए उसे कलअदम करने की इस्तदा की गई है। दरखास्तों में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि माजी में अदलिया के ज़रिए एग्जीक्यूटिव और कानून साजी के इख्तियारात में मुदाखलत होती रही है। ताहम अब 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए पार्लियामेंट ने अदलिया के इख्तियारात में मुदाखलत की। इस तरमीम को फुल कोर्ट के सामने रखा जाए। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो ये इस वक्त दरखास्तें हुई, लेकिन उससे पहले कोर्ट के अंदर भी इस पर डेवलपमेंट हुई। 2 सीनियर जजेस ने ये चीफ जस्टिस साहब को खत लिखा, उनसे दरखास्त की कि इसको फुल कोर्ट के सामने मामला लेकर आया जाए। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों की समाअत के ज़िम्न में सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजों जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस को लिखे खत में इसी हफ्ते 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा किया। खत में दोनों जजेस ने कहा कि 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला करते हुए तय किया गया था कि केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी। ताहम अभी तक कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई है। अपने खत में दोनों जजेस ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को 31 अक्टूबर के मीटिंग मिनट्स भी वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत की है। अभी तक की मेरी मालूमात के मुताबिक ये काम फिलहाल नहीं हुआ। हामिद खान साहब जो हैं वो भी इस मामले में अदालती मैदान में उतर गए हैं। साथ साथ वो कहते हैं कि कोई मूवमेंट या वकीलों को इकट्ठा करने की कोशिश भी करेंगे। वो क्या कहते हैं, ज़रा सुनिए। हमने पिटीशंस कर दी हैं, इसके साथ साथ पिटीशंस फाइल हो चुकी हैं दूसरे सूबों से भी, बलूचिस्तान से भी फाइल हो चुकी हैं, सिंध से भी फाइल हो चुकी हैं और एबटाबाद से भी, और मुख्तलिफ बार एसोसिएशंस फाइल कर रही हैं। 26 तरमीम का चैलेंज है, इसको हम आखिर तक उसके लिए लड़ेंगे और हर तरह से कोशिश करेंगे कि 26 तरमीम का खात्मा किया जाए, क्योंकि ये मुल्क में आइन के ऊपर सबसे बड़ा धब्बा है। प्रोग्राम के सिलसिले में बात करेंगे बैरिस्टर मुस्तफा नवाज खोकर जो दरख्वास्त गुनहगान में से एक है, और साथ हसन रजा पाशा साहब साबिक चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल के। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुस्तफा साहब आप ये तरमीम को चैलेंज तो करने जा रहे हैं, लेकिन टेक्निकली सिंध असेंबली ने तौसीक दे दी है, बेंच बन गया है। फिलहाल वही काम करेंगे सारे सीनियर्स जब तक कि 26-27 को दोबारा ये टेकअप नहीं होता, और वफाक में भी आईनी बेंच बन चुका है। सो अभी कैसे ये सुनेगा और ये किस तरह से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अदलिया की जानिब से एक तो उसकी एक्सेप्टेंस भी है, फुल कोर्ट में लगाया भी नहीं गया है। सो मुझे तो लगता है कि डन एंड डस्टेड है ये मामला। हमारे ख्याल में डन एंड डस्टेड नहीं है। हम अपनी कोशिश भरपूर जारी रखेंगे इस आईनी तरमीम के खिलाफ, और जिन नुकात की बुनियाद पर हम सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं उनमें से पहला नुकता ही ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस मामले को सुन ही नहीं सकता, क्योंकि वो खुद बाय प्रोडक्ट है 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, और उनके इस बाय प्रोडक्ट होने की वजह से उनका एक डायरेक्ट उसके अंदर इंटरेस्ट है। तो हम ये समझते हैं, ये चाहते हैं, हमारी इस्तदा ये होगी कि ये फुल कोर्ट ये केस सुने। आइन निज़ाम इंसाफ का जब हम स्टूडेंट्स थे, LLB के फर्स्ट ईयर में थे, तो पहला सबक जो हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में वो नेचुरल जस्टिस के मुताल्लिक था, और उसके अंदर कुछ बुनियादी इंसाफ के तकाजे हैं, जिनमें से एक वो लैटिन फ्रेज है जो उसको डिफाइन करता है, कहता है नीमो जुडेक्स कॉजा सुआ, दैट अ मैन कैन नॉट बी अ जज इन हिज ओन कॉज। तो हमारी पहली इस्तदा तो यही होगी कि जनाब ये फुल कोर्ट सुने बजाय इसके कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुने। और फिर उसके अलावा हमने ये नुकता भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है कि ये आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम है। हमारा आइन गारंटी करता है अदलिया की आज़ादी को, और इस आइनी तरमीम के जरिए एग्जीक्यूटिव ने कंट्रोल हासिल कर लिया है
عدلیہ کے اوپر، نہ صرف کنٹرول حاصل کر لیا ہے بلکہ ان کو اپنے تابع بھی کر لیا ہے. اور اس سارے کی جو انٹینشنز ہیں وہ پولیٹیکل نیچر کی ہیں کہ کیوں عدلیہ کو تابع کیا جائے. ہمارا آئین عدلیہ کی آزادی کو گارنٹی کرتا ہے، جبکہ بھٹو صاحب جن کو آپ نہ صرف فریمر آف دا کانسٹیٹیوشن بلکہ آپ فادر آف دا 73 کانسٹیٹیوشن بھی کہہ سکتی ہیں، کہ جب 1973 کا آئین پاس ہو رہا تھا تو اس چیز کو انہوں نے خود ایڈریس کیا، اور ان کے الفاظ ہیں یہ ان کی تقریر میں جو آئین کے پاس ہوتے وقت انہوں نے کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس آئین کے اندر پارلیمنٹ کو لامحدود اختیارات نہیں دیے، ہم نے پارلیمنٹ کے اختیارات پر قدغنیں لگائی ہیں، ہم نے انسانی حقوق کے حوالے سے قدغن لگائی ہے، ہم نے عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے قدغن لگائی ہے. اور یہی بات آگے چل کے متعدد سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں، جن میں سے ایک راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کا کیس ہے، جس میں سپریم کورٹ کے 13 جج صاحبان یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارے آئین کے 3 سیلینٹ فیچرز ہیں اور پارلیمنٹ ان 3 سیلینٹ فیچرز کو نہیں چھیڑ سکتی، جن میں سے ایک فیڈرلزم ہے، جس میں سے دوسرا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے متعلق ہے، اور جو تیسرا ہے اس کے اندر وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ. تو یہ 3 فیچرز ان کے اوپر پارلیمنٹ کی سپریم کورٹ پہلے کہہ چکی ہے. اور پھر ہمارا تیسرا نقطہ یہ ہے کہ دیکھیے خیبر پختونخوا کے جو ڈیفیکٹس ہیں اس لیجسلیشن کے اندر، جو پروسیس کے اندر ڈیفیکٹس ہیں، کہ خیبر پختونخوا کے اندر سینٹ کے الیکشنز نہیں ہوئے، وہ بھی بالکل بدنیتی پر مبنی الیکشنز نہیں کرائے گئے. اگر الیکشنز باقی صوبوں کی طرح آج سے 6 مہینے پہلے خیبر پختونخوا میں کرا دیے جاتے تو آج قومی اسمبلی اور سینٹ، اسپیشلی سینٹ کے اندر خیبر پختونخوا کی 11 سیٹیں زیادہ ہوتی. جو قانون پاس جو ہوا ہے 26ویں آئینی ترمیم، 65 نمبر چاہیے تھا 2/3 اکثریت کے لیے، حکومت نے صرف 1 ووٹ کی برتری پہ یہ سینٹ سے پاس کرایا. تو اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے اب سردار اختر مینگل صاحب آن ریکارڈ ہیں، اس کے ساتھ مین پٹیشنر وہ ہیں فہمیدہ مرزا صاحبہ ہیں، کہ جس مینر سے یہ پاس کرایا گیا کہ ان کے ممبران کو جس طریقے سے اغوا کر لیا گیا، ہراساں کیا، یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ ایک جوڈیشل انکوائری بھی اس کے اندر کر لے کہ کیا وہ ان لوگوں نے آزادانہ طور پہ ووٹ دیے یا ان سے زبردستی یہ ووٹ لیے گئے. آپ کے 2 پوائنٹس ہیں، ایک تو آپ کی اس کی روح سے آپ کو ڈس ایگریمنٹ اور طریقہ کار دونوں سے، ہر چیز سے طریقہ کار سے بھی تو دونوں اس کے اوپر فرنٹس کے اوپر ہیں. پاشا صاحب، یہ بات تو بار بار اس کے حوالے سے تنقید کی جا رہی ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو ہے. جب اس ترمیم کو چیلنج کیا جا رہا ہے تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ پہلے اس کے چیلنج کرنے کے معاملات کے اوپر کوئی واضح طور پہ ایک فیصلہ آ جائے، اس کے بعد آئینی بینچ کی تشکیل ہو، اس کے بعد مقدمات کو سارٹ آؤٹ کر کے مختلف آئینی بینچز کے سامنے رکھا جائے؟ اگر اب یہ چیلنج ہوتی ہے تو پھر تو یہ معاملہ ہم سرکلز میں چل رہے ہیں نا، جب تک کہ ہم بنیادی فیصلہ نہ کر لیں. 26ویں ترمیم کی جتنی پٹیشنز ہیں جن میں اس کو چیلنج کیا ہے، اس میں پروسیس بھی چیلنج ہوا ہے، جس میں اس کی جو بیسک کانسیپٹ ہے اس کو بھی چیلنج کیا ہے، اس کے بعد بینچز بنائے جائیں، اس کے بعد آئینی بینچ کی تشکیل ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میں کھوکر صاحب کی چند باتوں سے بالکل ایگری ہوں اور ان سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ دیکھنا پڑے گی کہ آخر موجودہ پارلیمان کو یہ ضرورت کیوں پڑی کہ ان کو عدلیہ کے ان معاملات میں دخل اندازی کرنا پڑی. کچھ عدلیہ کی تاریخ بھی ہماری اتنی سنہری نہیں ہے جس کو ہم اپریشیٹ کریں کہ بہت اچھا. مثلا اسی عدلیہ نے جس کو ہم آزاد کہتے ہیں، اس نے ضیاء الحق کے مارشل لاء کو انڈورس کیا. اسی عدلیہ نے جس کو ہم آزاد کہتے ہیں، انہوں نے ضیاء الحق کے دور میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی. اسی عدلیہ نے جس کو ہم آزاد کہتے ہیں، پرویز مشرف کو 3 سال کا اختیار دیا کہ وہ 3 سال تک وہ کر سکتے ہیں، آئین میں امینڈمنٹ کر سکتے ہیں، ایک شخص کر سکتا ہے. اسی عدلیہ نے جس کو ہم آزاد کہتے ہیں، انہوں نے پرویز مشرف کے مارشل لاء کو بھی انڈورس کیا. تو اسی عدلیہ میں وہ بھی ہیں جنہوں نے PCO کے تحت حلف نہیں اٹھائے. اسی عدلیہ میں وہ بھی ہیں جنہوں نے LFO کے تحت حلف نہیں اٹھائے. اسی عدلیہ میں وہ بھی جج آزاد تھے جنہوں نے گرفتار ہونا منظور کر لیا لیکن آمر کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کیا. تو یہ انہی سنہرے اور کالے جو ہیں کرتوت اس میں. لیکن پاشا صاحب، آپ تو مجھے اس کا جو بھی سیاسی ریزن دے رہے ہیں، میرا سوال بڑا بیسک اور ٹیکنیکل تھا. کیا بطور وکیل آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے یہ جو پٹیشنز ہیں ان کو سنا جانا چاہیے ہے، ان کے نتائج سامنے آ جائیں، پھر بینچوں کی تشکیل ہو؟ میں عرض کرتا ہوں،
طریقہ کار پہ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن پارلیمان کا جو اختیار ہے اس پہ اختلاف نہیں ہو سکتا. پارلیمان نے اپنا اختیار استعمال کیا اور تھوڑا سا سٹیپ ان ہوئے وہ جوڈیشری میں, جس طرح کہ جوڈیشری روزانہ پارلیمان کے اختیارات میں سٹیپ ان کرتی ہے. تو بالکل میں کہتا ہوں کہ تجاوز ہوا ہے, عدلیہ کے اختیارات میں کسی حد تک تجاوز کیا گیا ہے جس کو بیلنس کرنا بہت ضروری ہے. اب آتے ہیں اس میں, اب 26 امینڈمنٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو چکی ہے. اس کے تحت ایک چیف جسٹس صاحب ہو گئے, انہوں نے اوتھ لے لیا. پارلیمانی کمیٹی وہ جو کمیٹی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت وہ فارمیشن اس کی ہو گئی. اب اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کس طریقے سے. میں یہ سمجھتا ہوں بطور اسٹوڈنٹ آف لا کہ اگر امینڈمنٹ کی امپلیمنٹیشن ہو چکی ہے اور اس میں جو سینئر پیونی جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب, انہوں نے خود متعدد کیسز میں یہ کہہ کے اس کیس کو سننے کے معذوری کا اظہار کیا کہ یہ چونکہ کانسٹیٹیوشن میٹر ہے اور کانسٹیٹیوشن بینچ نے اس کو سننا ہے, تو امپلائڈلی انہوں نے بھی اپنے اوپر. لیکن پاشا صاحب انہوں نے اور سینئر ججز نے یہ بھی خط میں لکھا ہے کہ فل کورٹ کے سامنے اس معاملے کو پیش کرنا چاہیے. آپ کا خیال ہے کہ فل کورٹ کو ایک مرتبہ سننا جانا چاہیے ہے یہ معاملہ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب 26 امینڈمنٹ کی امپلیمنٹیشن ہو چکی ہے تو پھر فل کورٹ نہیں سنے گا. کانسٹیٹیوشنل بینچ جو فل بینچ ہوگا وہ سن سکتا ہے, ادروائز فل کورٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کیونکہ 26 امینڈمنٹ اپنے پورے اختیار کے ساتھ پورے اس کے وزن کے ساتھ یہ امپلیمنٹ ہو چکی ہے. سو اگر سینئر ججز اس حوالے سے چاہتے ہیں, خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ فل کورٹ میں اس کو رکھنا چاہیے, تب بھی نہیں سننا چاہیے؟ میرا خیال ہے نہیں, کیونکہ اس وقت جو ہے وہ اس کی جو فارمیشن تھی کمیٹی کی وہ بھی مکمل نہیں تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے قاضی فائزہ صاحب جب تھے تو 2 ممبرز نے جو فیصلہ کیا تھا اس کو انہی لوگوں نے, باقی دوستوں نے کنڈیم کیا کہ 2 کے پاس اختیار نہیں ہے, 3 رکنی کمیٹی ہونی چاہیے. تو کہاں پہ تیسرے جج تھے جنہوں نے اس کمیٹی میں شریک ہوئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا؟ اگرچہ وہ اس کے اختلافی نوٹ تو دے سکتے ہیں, اس کے باوجود فارمیشن آف کمیٹی جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں تھی. لہٰذا میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ بات ضرور کروں گا کہ کیا اس کمیٹی کو کال کرنا باقاعدہ کال کیا گیا؟ 3 ممبرز پورے تھے, کیا اس کا ایجنڈا تیار کیا گیا؟ کیا اس پہ آگے جو ہے وہ اس کے منٹس جو ہیں وہ اس طرح آفیشیلی. سو بیسیکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ کے سامنے نہ معاملہ نہ جا سکتا ہے, نہ سننا جان چاہیے ہے, امپلیمنٹیشن ہو گئی ہے, فل کورٹ اب اس میں کچھ نہیں کر سکتا. تو جی یہ میری ذاتی رائے ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں. مصطفیٰ صاحب سے میں اس کا جواب لے لوں, بیکاز آپ کا خیال ہے یہ ممکن ہے, تو یہاں پہ قانون کی انٹرپریٹیشن کا معاملہ ہے, ٹیکنیکل پروسیس کی انٹرپریٹیشن کا معاملہ ہے. دیکھیے پاشا صاحب میرے لیے بڑے محترم ہیں اور انہوں نے اس بات سے اتفاق کیا ہے اور ان کے الفاظ تھے کہ پارلیمنٹ نے سٹیپ ان کیا ہے, تجاوز کیا ہے عدلیہ کی ڈومین میں. انہوں نے پھر سیاسی بہت تاریخ ہماری گنوائی اور درست باتیں بھی انہوں نے کی. آزاد عدلیہ ہم سب کی ایک خواہش ہے اور اگر ایگزیکٹو کو اختیار مل جاتا ہے, عدلیہ کو اپنے تابع کر لیتا ہے, تو ہم نے 90 کی دہائی بھی دیکھی ہے کہ جس 90 کی دہائی کے اندر میرا جج تیرا جج, اس میرے جج اور تیرے جج نے جو عدلیہ کا بیڑا غرق نکالا اور نتیجتاً معاملات اس نہج پر پہنچے کہ ایک ہائی کورٹ سپریم کورٹ دوسری عدالتوں کے خلاف فیصلے دے رہی ہے. سجاد علی شاہ صاحب کا آپ کو پورا ایپیسوڈ تاریخی طور پہ یاد ہوگا, اور پھر الٹیمیٹلی سپریم کورٹ پہ جا کر حملہ ہو گیا. ہم نے 90 کی دہائی بھی دیکھی ہے. ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے, ٹھیک ہے آپ مجھے اس بات پہ ایکیوز کر سکتے ہیں کہ آئیڈیلسٹک سوچ ہے, لیکن یہ آئیڈیلسٹک سوچ فوسی کرتا ہے, لے آؤٹ کرتا ہے ہمارا اپنا کانسٹیٹیوشن. خراب ججوں کی وجہ سے ہم پوری کے پوری آزاد عدلیہ کے کانسیپٹ کو ڈیمولش نہیں کر سکتے. آج اگر ہم نے اس چیز کی اجازت دے دی, اس کے سامنے نہ کھڑے ہوئے, تو اس ملک سے فریڈم آف ایکسپریشن بھی جائے گا. جو اس ملک کے اندر آپ میڈیا پر بیٹھتی ہیں, ہمارے جو اور دوست ہیں جو میڈیا پر ہیں, ہمیں پتہ ہے کیا حالت ہے, کیا حالت ماضی میں رہی ہے, اور اگر مستقبل میں کوئی ایک آپ کے سامنے ایک تنکے کی, اس کو کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, ایسا موقع آ جائے تو آپ سے فریڈم آف ایکسپریشن بھی لے لی جائے گی, آپ سے جو کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ہیں وہ بھی لے لی جائیں گی. آج کے دن میں عدالتوں کے فیصلوں پر عمل نہیں ہو رہے. ہم نے دیکھا کہ کس طرح
پرسیکیوشن کی حد تک ہمارے کالیگز ہیں وہ ایک جماعت، بھلے میرا ان سے سیاسی اختلاف بھی ہے، میں ان کی سیاسی سوچ سے ایگری نہیں کرتا، لیکن جو ہم نے اس ملک کے اندر چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا ہے، اپنی مشرقی روایات کو پامال کیا ہے، تو کہیں تو کوئی کھڑا ہونے والا ہو تو یہ خواہش رکھنا تو جرم نہیں ہے. خواہش رکھنا جرم بالکل نہیں ہے. جو جس طرح جتنے اپسیٹ آپ مجھے لگ رہے ہیں نا، میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں پاشا صاحب کہ جو وکلا برادری ہے، جو جنہوں نے پریکٹس کرنا ہے عدالتوں کے سامنے، جن کا ان کو پریشانی نہیں ہے جی کہ اس بات کی کہ اگر حکومت کا ایگزیکٹو کنٹرول ایک دفعہ دے دیا تو بالکل معاملہ دوسری طرف نہ چلا جائے، ایکسٹریم کنٹرول کی طرف نہ چلا جائے، بالکل تابع نہ ہو جائے ایگزیکٹو کے جوڈیشری، کیونکہ یہ آپ لوگوں کو کنسرن نہیں لگتا؟ آپ کو پریشانی نہیں ہے اس کی؟ ماریا، یہ مسکنسپشن ہے کہ ایگزیکٹو کے کنٹرول میں چلی گئی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کسی حوالے سے بھی ہماری جوڈیشری ایگزیکٹو کے کنٹرول میں چلی گئی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ 18ویں ترمیم سے پہلے اعلیٰ ترین عدلیہ میں ججز کی تعیناتی کا کیا طریقہ کار تھا؟ وہ یہ تھا کہ گورنر جو ہے وہ متعلقہ چیف جسٹس اس صوبے کے چیف جسٹس سے مشاورت کرتا تھا، اور پھر وہ گورنر بھیجتا تھا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو نام، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان نوٹیفیکیشن جاری کرتے تھے، اور گورنر یقینی طور پہ سی ایم سے بھی مشاورت کرتا تھا. اور وہ 100% جو وہ ہوتی تھی ایلیویشنز، وہ ایگزیکٹو کی طرف سے ہوتی تھی. تو کیا اس میں وہ جج نہیں نکلے جنہوں نے پی سی او کے تحت حلف نہیں اٹھائے؟ کیا وہ جج نہیں نکلے جنہوں نے ایل ایف او کے تحت حلف نہیں اٹھائے؟ کیا ان میں وہ ججز نہیں نکلے جنہوں نے بھٹو شہید کی پھانسی پہ ڈائسینٹنگ نوٹ دیا؟ بالکل نکلے ہیں. یہ بات مت، ابھی آپ دیکھیں ابھی جو کانسٹیٹیوشن بینچ کی فارمیشن ہوئی ہے اس میں دیکھیں کیا کون سا جج کیا جو ایگزیکٹو کے نیچے کام کرے گا؟ مجھے یہ بتا دیں، کوئی ایک نام لے لیں. سر میں تو ججز کے نام نہیں لے سکتی، لیکن ووٹ کا ٹلٹ بڑا واضح تھا وہاں پہ پاشا صاحب، ووٹ کا ٹلٹ بہت واضح تھا، حکومت کے پاس اکثریت تھی، وہ بینچ بنانے کی مستحکم پوزیشن میں اس وقت نظر آ رہے تھے ہمیں. تو میری بات سنیں، بینچ بنائے ہیں، صرف کیا ہو گیا کہ پہلے جو جوڈیشل کمیشن تھا اس میں 4-5 بندوں کا اضافہ ہوا ہے. 4 پارلیمنٹیرینز ہیں، 2 ٹریجری بینچز کے اور 2 ان کے اپوزیشن کے. ایکول ہو گئے، برابر ہو گئے فار دونوں. ایک جو ہے وہ سول سوسائٹی کا ہے سر، اپوائنٹڈ بائی دا گورنمنٹ، تو وہ بھی آپ کا ہے، وہ بھی گورنمنٹ کا ووٹ ہو گیا. باقی مجھے یہ بتائیں 5 ججز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، 5 ججز کیا، اور سب سے زیادہ تعداد جوڈیشری کی ہے، جوڈیشری کا حصہ سب سے زیادہ ہے. صحیح. پارلیمان کی طرف سے 4 ہے. یہ ایک ایسی تو آپ کے خیال میں آپ مطمئن ہیں؟ بالکل کوئی عدلیہ کی آزادی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ لوگ مطمئن ہیں اس سے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی عدلیہ کی مجھے ایک بات بتا دیں، جسٹس امین الدین خان صاحب کو لے لیتے ہیں فار دا سیک آف آرگومنٹس، آپ مجھے ان پہ بتائیں کسی مقدمے میں ان کی رائے سے تو اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی انٹیگریٹی پہ اگر کوئی شخص اٹھائے کہ یہ شخصیات پہ جا رہے ہیں. میں پروسیس کے حوالے سے بات کر رہی، لیکن بہرحال دلچسپ بحث رہی، مجھے سب سیگمنٹ کو یہاں سمیٹنا ہوگا تھوڑا سا. مصطفیٰ صاحب بہت کنسرنڈ ہیں، ان کو لگ رہا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ مکمل طور پہ ٹیک اوور کر لے گی گورنمنٹ کو. پاشا صاحب کہہ رہے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے، یہ توازن کو درست کرنے کے لیے اگر پارلیمنٹ تھوڑا سا تجاوز کر لے تو وہ بیلنس آؤٹ کر رہے ہیں. یہ اس حوالے سے لگتا ہے کہ جب یہ مصطفیٰ صاحب کی اگر ٹیک اپ ہوگی اور اس کے آگے مزید ڈیولپمنٹس ہوگی تو ہم اس پہ پھر دوبارہ ایک ڈیبیٹ رکھیں گے. بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ انڈین ٹیم پاکستان کرکٹ کھیلنے نہیں آ رہی ہے، حالانکہ پاکستان کی طرف سے بہت سارے اچھے جیسچرز دکھائے گئے گزشتہ ایک ماہ میں. یہ کیا ماجرا ہے؟ بریک کے بعد پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پاکستان اور انڈیا کی کرکٹ پر ابھی بھی کھیل جو ہے اس میں سیاست حاوی ہے. بھارت کی ٹیم پاکستان نہیں آئے گی چیمپئنز ٹرافی کھیلنے کے لیے. بھارتی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق بھارتی بورڈ کا کہنا ہے کہ بھارتی ٹیم پاکستان نہیں جائے گی اور یہ ہمارا حتمی فیصلہ ہے جو ہم پاکستان کو لکھ کے دے چکے ہیں. بی سی سی آئی نے اپنے فیصلے سے پی سی بی اور دیگر سٹیک ہولڈرز کو آگاہ کر دیا کہ وہ نیوٹرل وینیوز پر میچز کھیلنا چاہتے ہیں. کرک انفو کے مطابق آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 ہائیبرڈ ماڈل کے تحت ہونے کا امکان ہے. آئی سی سی ون ڈے ورلڈ کپ 1996 اور 2008 کے ایشیا کپ کے بعد پاکستان کو ایک عرصے پہلی بار چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی ملی ہے.
जिसके तमाम मैचेस अगले साल 19 फरवरी से 19 मार्च तक पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों कराची, लाहौर और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। पाकिस्तान की तरफ से बहुत अच्छे जेस्चर्स का मुजाहरा किया गया। इस महीने अगर हम खाली बात करें तो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई भारतीय सहाफ़ियों की जब वो SCO के लिए आए, और उस गुफ्तगू के दौरान पाकिस्तान की जानिब से, क्योंकि नवाज शरीफ साहब डिप्लोमेसी के हवाले से उनको आउटसोर्स कर दिया गया है, सारी इस तरह की स्टेटमेंट्स वो देते हैं, उन्होंने बरखा दत्त से क्या बात की कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से पाकिस्तानी रियासत क्या चाहती है, ज़रा सुनिए। सबसे पहले तो मियाँ साहब ने ऑन रिकॉर्ड बात की है, तो उन्होंने कहा देखिए मैं तो जी शुरू से ही इसके पक्ष में रहा हूँ, इसके फेवर में रहा हूँ कि हमारे जो रिलेशंस हैं, हमारी जो रिलेशनशिप है वो बेटर हो, बेहतरीन हो, और मैं तो ये शुरू से कहते आया हूँ। इसके अलावा जयशंकर जब इस दफ़ा पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान ने जिस तरह मेहमान नवाजी की, जिस तरह से हमने देखा कि डीएस्केलेशन हुई है बहुत सारे मामलात के ऊपर, दोनों की तरफ से बहुत सख्त बयानात सामने नहीं आए। लग रहा था कि बर्फ़ पिघल रही है, लेकिन लगता है कि सिर्फ क्रिकेट ऐसा है जिसके ऊपर पॉलिटिक्स करनी है भारत को, क्योंकि बाकी खेलों के लिए तो उनकी टीमें पाकिस्तान आती हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आप ये देख लीजिए कि इस्लामाबाद में जो डेविस कप हुआ, इंडियन टीम उसके लिए आई, ये 1 फरवरी 2024 की बात है। सो अगर पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेटिंग टर्म्स नहीं रखने, खेलों के हवाले से रवाबित नहीं रखने, तो फिर ये आपकी इंडियन टीम डेविस कप के लिए पाकिस्तान क्यों आ रही है? पाकिस्तान में भारत की ब्लाइंड टीम भी आई। हमने देखा कि जो ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप है, भारत ने अपनी टीम पाकिस्तान भेजने का ऐलान कर दिया है। सो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लाइंड टीम तो आ सकती है। इसके अलावा जो साउथ एशियन क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स हैं, उसके लिए भी पाकिस्तान के लिए में खेलने के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। सो बाकी तमाम खेलों में भारत की टीमें आ रही हैं, सिर्फ क्रिकेट के अंदर नहीं आ रही हैं। सो ये बहुत ही एक अफसोसनाक सियासत को खेलों के अंदर ज़बरदस्ती घुसाने की बात है, क्योंकि बाकी खेलों से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ क्रिकेट से प्रॉब्लम है। प्रोग्राम कब ख़त्म हो गया? अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।